Hello students, today we are going to discuss obviously as I have already mentioned हमें आज जो डिस्कशन करना है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को डिस्कस करना है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपने प्रीवियस क्लासेस में 9th या 10th क्लास में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता है कि किस तरीके से आप इन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, राइट। उसी नोमेनक्लेचर को बेस बनाकर हम आगे की बात कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द बेसिक डिस्कशन। अभी टाइम नहीं हुआ है तो अभी मैं डिस्कशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइव आएंगे और फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं, राइट। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल रिमेन द नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। दिस इज व्हाट द नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, agreed? So there are certain things which I have already written. Let me remove all these things. Okay. So what we are supposed to discuss today? We are supposed to discuss naming of inorganic compounds. Our topic of discussion is, let me write it down. This is what naming of inorganic compounds. Now you say, what is inorganic compound? This is a new kind of term you have heard. Basically, this is the naming of compounds which we see in inorganic chemistry. If you talk about the organic chemistry, we see the compounds of carbon only. इनऑर्गेनिक की बात जब करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर कार्बन के कंपाउंड के अलावा हम दूसरे कंपाउंड्स की बात करते हैं. सो व्हेन आई एम सीइंग द नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स व्हिच वी नॉर्मली सी in inorganic chemistry. Now there must be certain rules which we should follow to name these compounds. You must have heard certain things in your previous classes 9th and 10th. Now I am going to discuss something which is beyond those what you have studied in your previous classes. So let us try to understand certain basic things. जब आप नेमिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें किसकी नेमिंग करनी है? कंपाउंड की नेमिंग करनी है. What we are supposed to name? We are supposed to name certain compounds. तो हमें कुछ compounds को नेम करना है. तो अगर किसी कंपाउंड की बात करें, इनऑर्गेनिक में अगर आपको नेम करना है तो किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते समय फर्स्ट थिंग विच यू आर सपोज टू डू, उस कंपाउंड के आप दो पार्ट देख लें. दो पार्ट मीन्स वन इज द कैटायन पार्ट जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, एंड द अदर वन इज एनायन पार्ट. नाउ नेसेसरीली जरूरी नहीं है कि कैटायन पार्ट हो वहाँ पर, इट मे बी कैटायन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट. कैटायन और इलेक्ट्रो positive, cation or electropositive part, right? This is what cation or electropositive part, and that is similarly we can say this is electronegative part, anion or electronegative part, right? cation और electropositive part या फिर जो दूसरा पार्ट हो सकता है उसको आप एनायन और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कह सकते हैं. एग्रीड? चलिए इतना बेसिक चीज़ है, ये आपको पता ही है. एक छोटे से एग्जाम्पल को डिस्कस करूँगा और ये चीज़ें आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी. अगर मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, लेट्स से यू राइट समथिंग लाइक NaF, आपने लिखा सोडियम फ्लोराइड. तो सोडियम यहाँ पर कौन सा पार्ट है? हमें पता है कि कैटायन की फॉर्म में और एनायन की फॉर्म में है, तो ये मेरा कैटायन वाला पार्ट हो जाता है और ये वाला पार्ट मेरा एनायन वाला पार्ट हो जाता है. सिमिलरली इफ आई से K2O, देन दैट इज योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट और कैटायन पार्ट, एंड दैट इज योर एनायन और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट. दिस इज योर एनायन और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, राइट? सो इन दैट वे हम नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है.
अब यहाँ पर अगर ब्रॉडली कहें तो जब आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव कहते हैं तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अगर मैं सिंपली बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल की, सो इफ आई से दिस इज योर मेन पीरियोडिक टेबल पार्ट। मेन पीरियोडिक टेबल की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट। यहाँ पर आपको दो ग्रुप दिखाई देंगे, देयर आर टू ग्रुप्स। उसके बाद इस साइड में आपको 6 ग्रुप्स दिखाई देंगे। ये कौन से ग्रुप्स हैं? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू ग्रुप्स, दीज आर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एंड दैट इज योर सेकंड ग्रुप, राइट। फिर इस तरह से यहाँ पर अगर देखेंगे 13 से 18 ग्रुप तक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सो देयर आर 6 ग्रुप्स और ये आपका बीच में यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लिखा है, तो थर्ड से लेकर थर्ड टू 10th ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये आपका एक जर्नल सा स्ट्रक्चर मैंने लिखा है सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि पीरियोडिक टेबल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। सो दैट इज द बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दीज ग्रुप्स, दीज टू ग्रुप्स बिलोंग टू एस ब्लॉक। अब यहाँ पर जो बच्चा 11th स्टडिंग है, जो अभी 11th में आया 10 पास करके, उसको हो सकता है ये आइडिया ना हो, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आप इसको याद रख लें। बाद में इलेक्ट्रॉन में पीरियोडिक टेबल का पूरा चैप्टर डिस्कस करूंगा तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो 6 ग्रुप है यहाँ पर 13th लिखा है मैंने, यहाँ देखिए 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप लिखा है। इनको आप बोलते हैं पी ब्लॉक। और ये वाला जो पार्ट रह जाता है बीच में, जहाँ पर अगर आप देखें, मैंने वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। देयर आर टू हॉरिजेंटल टू वर्टिकल कॉलम्स। तो ये जो वर्टिकल कॉलम है ये मेरा फर्स्ट ग्रुप, ये वाला सेकंड ग्रुप। फिर थर्ड से 12th लिखना चाहिए मुझे, थर्ड से 12th तक, थर्ड से 12th। बेसिकली देयर आर 10 ग्रुप्स, तो थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक यहाँ पर आपको 10 ग्रुप्स दिखाई देंगे, 10 ग्रुप्स। एंड देन 13th टू 18th यहाँ पर आपको 6 ग्रुप्स दिखाई देंगे। सो ओवरऑल दैट इज व्हाट द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में ये जो आपके, अगर आप देखें तो ये मेरा ऑब्वियसली राइट हैंड साइड है, दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो आपका इधर राइट हैंड साइड है, यहाँ पर देखिए ट्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं। इस तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और इस तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि which elements are electropositive, then you can say any element which is basically on the left hand side of the periodic table, that is electropositive, and the elements which are actually kept on the right hand side of the periodic table, those elements are electronegative, right? Those elements are electronegative. So that is very much clear, idea clear हो गया आपको। अच्छा, नीचे यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ अगर मैं आपको ऐड कर दूँ तो पीरियोडिक टेबल आप आज एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी 11th क्लास में थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वहाँ पर आपको एक पीरियोडिक टेबल दिखाई देगी। उस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे आपको दो हॉरिजेंटल कॉलम्स और दिखाई देंगे। इन हॉरिजेंटल कॉलम्स में कुल मिलाकर दैट इज़ द प्रॉब्लम, एक्चुअली इट considers it works in its own way. So let me remove this. Okay, so overall if I say that is the periodic table, और periodic table के नीचे दो horizontal columns होते हैं जिनको आप F block एलिमेंट्स जहाँ पर पुट करते हैं, तो वहाँ पर कुल मिलाकर 14 + 14 28 एलिमेंट्स आते हैं। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, दैट इज समथिंग regarding the electropositive elements and electronegative elements. So I was talking about the electropositive and electronegative elements. So what are the electropositive elements and what are electronegative elements? We are supposed to identify those elements. So what I said that any element which is on the left hand side is electropositive. So here we are having electropositive elements, and on right hand side of the periodic table we are having electronegative elements, right? So have a look. If I talk about the first group, in first group we have hydrogen, lithium,
sodium, potassium, rubidium, cesium, and then francium. These are the first group elements. Now we know that hydrogen is a non-metal. हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है. हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, राइट. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेटेलिक नहीं होती, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होगा. तो इसको एक्सेप्शन मान लें आप. जो मैंने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे. तो हाइड्रोजन ठीक है. जब राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा तो वहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव की कैटेगरी में रहेंगे, बट उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है जितना कि ये सारे मेटल्स हैं. और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दैट इज समथिंग विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. यहाँ पर मैं हेलोजन वाला 17 ग्रुप ले लेता हूँ. दैट इज योर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, राइट. अगर मैं यहाँ बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं. लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.0, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, सोडियम इज 0.9, पोटेशियम इज 0.8, रुबिडियम इज 0.8, cesium is 0.7 and francium is almost nearly 0.7, right. So that is radioactive. Basically this is radioactive. तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ हम बात नहीं करते हैं. सो ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, एक और ट्रेंड आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि व्हेन यू आर मूविंग इन ए ग्रुप डाउनवर्ड, जब आप ग्रुप में मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में, इफ़ यू आर मूविंग डाउनवर्ड, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखिए. यहाँ पर हाइड्रोजन 2.1 था. हाइड्रोजन तो मेटल से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है. सिर्फ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को अगर देखें तो आपने 1.9.8 यानी नीचे की तरफ अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है. सो देयर इज ए डिक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लिए थे और ये आपका 17th ग्रुप मैंने लिया है. विच ग्रुप इज दिस? दिस इज द 17th ग्रुप. अब यहाँ बताइए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कुछ अगर कोई बच्चा अभी ऑनलाइन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट लेट मी नो कि हु इज़ देयर. और अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. क्योंकि मैं यहाँ पर फ्लोरीन की बात करूँ तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 एंड दिस क्लोरीन इज़ 3.0, ब्रोमीन इज़ 2.8, आयोडीन 2.5 एंड एसिटिन ऑब्वियसली लेस देन दिस. सो द एक्चुअल वैल्यू आप सबकी याद कर नहीं सकते, राइट. तो थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की वैल्यूज़ आपको याद रहे. तो आपको सिर्फ मुझे इतना बताना था कि व्हेन यू आर मूविंग डाउनवर्ड इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. यहाँ भी अगर आप देखें तो 4 से आप कहाँ पर आ गए? 2.5 पर. सो हियर आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज होता है. अब why I am discussing all these things? I am discussing all those things. Let me write a simple compound like this is something like P, Cl, Br, I, something like this. This is a compound. Now I want to know कि इसमें कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है और कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट. तो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना चाहिए. अब मुझे ये पता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ब्रोमीन की क्या है और आयोडीन की वैल्यू क्या है. ऐसे ही फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मुझे आइडिया होना चाहिए. अब अगर मुझे ये आइडिया नहीं है वैल्यूज़ का, वैल्यूज़ तो छोड़िए, वैल्यूज़ तो यू कैन नॉट मेमोराइज, बट एटलीस्ट यू शुड बी इन ए सिचुएशन टू प्रेडिक्ट ए ट्रेंड. एक ट्रेंड तो आप बता सकें कि हाँ किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ में वेरिएशन हो रहा होगा. जैसे मैं यहाँ बड़े ईजिली अब मैं कह सकता हूँ कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ब्रोमीन की कम है और आयोडीन की सबसे कम है, बिकॉज दे आर लाइंग इन द सेम ग्रुप. सो इफ दे आर इन द सेम ग्रुप देन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी. सो दैट इज द वन पर्पस विच आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज वन बेसिक आइडिया बिहाइंड राइटिंग ऑल दीज वैल्यूज. तो आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ से मिल गया कि किसी भी ग्रुप में व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी इन ए ग्रुप. अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दिस इज ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आप याद कर सकते हैं. लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप याद कर सकते हैं. सो एटलीस्ट इतना आपको याद रहना चाहिए.
फास्फोरस का क्या होगा ट्रेंड, वो भी देखते हैं, क्योंकि आप मुझे सिर्फ आपको ट्रेंड ही याद कराने, वैल्यूज़ में याद नहीं करा सकता। वन मोर थिंग, जो भी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं, वॉट एवर वैल्यूज़ आई हैव रिटन हियर, वो वैल्यूज़ हैं क्या बेसिकली, ये सारी वैल्यूज़ को हमने लिखा है पॉलिंग स्केल पर। किस पर लिखा है? पॉलिंग। पॉलिंग इज़ द नेम ऑफ इस पॉली, Pauli is the name of a scientist. So this is Pauli's electronegativity scale. So Pauli ने एक स्केल डिसाइड किया था और उसने सारे ही एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज असाइन की। अब इसकी डिटेल हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ ट्रेंड आपको बता रहा हूँ। अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है एंड दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ही है। और इस फ्लोरीन को रेफरेंस मानकर पॉली ने एक मेथड डिवाइस किया और विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड उसने बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट किया। तो ऑब्वियसली क्योंकि इसी को स्टैंडर्ड माना है तो बाकी सबकी वैल्यूज इससे कम है। अच्छा चलिए, ये तो हमने ग्रुप के ट्रेंड की बात की। अगर हम एक पीरियड का ट्रेंड लें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब आप एक पीरियड में मूव कर रहे हैं और कहाँ से मूव कर रहे हैं? लेफ़्ट से राइट। अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करें, दिस इज़ योर लेफ़्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से चेंज होगी, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग स्केल पर फिर से 1.0, दिस इज़ 1.5, दिस इज़ 2.0, 2.5। फिर से आप कहेंगे सर आपको कैसे याद है? तो ऑब्वियसली मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही आपको याद करनी है, ट्रेंड समझा रहा हूँ। और ये ट्रेंड इसलिए याद रह गया कि उसमें 0.5 की वैल्यू का वेरिएशन होता है, बस दैट्स इट। बाकी आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ 4.0। ये वैल्यूज़ इसलिए लिखी जिससे आपको वो विजुअलाइजेशन हो कि यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो क्या रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें वेरिएशन कैसे हो रहा है, यहाँ पर लेफ्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 सबसे कम है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो व्हेन यू आर मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then electronegativity value increases, right? Now come to the same question. If I say P, Cl, Br and F, तो इसमें कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये हमें देखना है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे पता है साहब ब्रोमीन से ज़्यादा है, फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, शायद आयोडीन लिखा था वहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर अगर alphabetic, basically when you are writing a compound you are supposed to write this in alphabetical order. So this is P, Br पहले आना चाहिए, Cl बाद में और फिर F आना चाहिए। तो अगर उस केस में कहें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे पता है 2.8 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और यहाँ पर 4.0 है। फास्फोरस इज 2.1। तो यहाँ पर जो फास्फोरस वाला पार्ट है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमॉन्ग द 4 एलिमेंट्स। तो इसलिए इस फास्फोरस को आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट कहेंगे और इन तीनों को आप इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहेंगे। किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते समय इफ़ यू वांट टू नेम एनी कंपाउंड, in that particular case the first thing which you are supposed to do is to identify that in that particular compound which part is electropositive part and which part is electronegative part। इसीलिए आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले ज़रूरी है और इसीलिए मैंने आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात भी की है। कार्बन आपको बहुत सारे कंपाउंड में दिखाई देता है, इसलिए बच्चों को बोलता हूँ कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद कर लें। बाकी इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कहा है उसको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी क्योंकि लिथियम 1 है, बाकी में 0.5 की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब आप ट्रेंड की बात कर सकते हैं, जैसे मैं नाइट्रोजन के नीचे लिखता हूँ फास्फोरस, तो ऑब्वियसली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन अगर 3 है तो फास्फोरस 3 से कम ही होगा। तो अगर आप इतना प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो आप बता पाएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन होगा और किसी कंपाउंड में कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दैट इज़ वन स्पेसिफिक थिंग। चलिए वापस आते हैं। So that is one specific thing which I want to tell you. Now, अब हम बेसिक, तो पहला पार्ट क्या था कि आपने ये कहा कि साहब एक कंपाउंड है
और कंपाउंड में आपने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जो कि कैटायन की फॉर्म में होगा, कैटायन की फॉर्म में हो सकता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो कि एनायन की फॉर्म में हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू नेम कैटायंस, हाउ टू नेम कैटायंस। सो नेमिंग ऑफ कैटायंस, नेमिंग ऑफ कैटायंस, so कैटायंस को कैसे नेम करेंगे आप, नेमिंग ऑफ कैटायंस, राइट। सो दैट इज वन स्पेसिफिक थिंग विच यू आर सपोज टू लर्न टुडे। अच्छा, अब यहाँ पर नेमिंग ऑफ कैटायन जब आप कहते हैं तो द ऑब्वियस थिंग ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, तो चलिए चेक करते हैं आपने कितना पढ़ा है और कितना आसानी से आप कैटायंस के नेम लिख सकते हैं, राइट। चलिए, तो फर्स्ट थिंग, सिंपल थिंग, Ca2+ ion. There are certain number of students who are watching this video. I don't know who they are but I can see that there are certain number of students who are on this video now. बताइए साहब इसका नेम क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा नेम है, इसमें कुछ आप ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आप कहेंगे साहब कैल्शियम है तो इसका नेम कैल्शियम ही होगा, दिस इज़ व्हाट कैल्शियम। तो ये नॉर्मली आप बुक में पढ़ा है आपने और यही आपको स्कूल में पढ़ाया गया है। बट एक वैल्यू एडिशन कर लीजिए आप कि आपको सिर्फ अगर कैटायन का नाम लिखने के लिए कहूँ तो आपको कैल्शियम नहीं लिखना है, कैल्शियम 2+ भी लिखना है पैरेंथेसिस में। That is what the IUPAC recommendation, that is what the IUPAC says and that is what you should know. तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी जरूर चाहिए। तो आपने कहा Ca2+ अगर है तो Ca2+ को नेम करते समय आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कैल्शियम एंड पैरेंथेसिस में लिखना है 2+ आयन। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको लिखना है सोडियम, तो ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सोडियम और ब्रैकेट में 1+, राइट। एक और बात है जो आपको यहाँ पर सीख लेनी चाहिए, वो ये कि क्रोमियम 3+ अगर मुझे लिखना है तो मुझे कैसे लिखना है, चार्ज कैसे लिखना है। तो आप 3+ लिख सकते हैं या फिर आप इसको Cr+3 भी लिख सकते हैं, बोथ नोटेशंस आर एक्सेप्टेबल। तो ऑब्वियसली इसको नेम करने के लिए मुझे कुछ आपको बताना नहीं है, आप क्या लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम एंड 3+। सो द बेटर वे यू राइट इट लाइक दिस, और ये क्रोमियम 3+ आयन आराम से लिख पाएंगे। अब आगे चेक करते हैं और कितना आता है आपको। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको लिखना है Hg, या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं O2+ आयन, इसका क्या नेम होगा। चलिए ये आप में से कोई बताएगा मुझे, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, जो भी हैं, कैन यू प्लीज़ राइट हाई और हेलो एनीथिंग, एक कमेंट कर दीजिए सो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि कौन लोग हैं, कौन लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो चलिए खैर एनीहाउ, O2+ आपने लिखा तो इसको कैसे नेम करेंगे। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, जब आप बोल रहे हैं यहाँ पर O2+ मीन्स व्हाट, कैटायन तो है। अब अगर कैटायन है तो इसको नेम कैसे करेंगे, तो ऑक्सीजन आपने पढ़ा है तो ऑक्सीजन ही लिखा होना चाहिए, है ना। बट आपने और कुछ पढ़ा है, अगर O2 है तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन है। So in that case we are supposed to write down this like dioxygen, dioxygen, and that is 1+ charge। एक और दूसरा तरीका हो सकता है, एक छोटी सी बात आपको और पता होनी चाहिए, वो ये कि अगर मैं O2 लिखता हूँ तो O2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दिस इज 8O। 8O मीन्स देयर आर 8 electrons, so there are 16 electrons here, so all these 16 electrons are paired or not paired। देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप बॉन्डिंग में जब पढ़ा दूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं नहीं, वो MOT से बताओगे आप। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि चलिए साहब 16 है तो देयर आर चांसेस ऑफ पेयरिंग, बट यहाँ 15 है तो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होगा ही। इफ देयर आर 7 पेयर्स सो देयर विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कहीं भी अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, कहीं भी किसी भी केस में अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दें तो फिर आप क्या कहते हैं सर, इफ देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स then we say that that species is a radical, that species is a radical। So basically this is what a radical। तो
अगर ये रेडिकल है तो इस O2 का रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, O2 डॉट एंड प्लस, दिस इज ए रेडिकल। नाउ रेडिकल का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ए रेडिकल? रेडिकल has at least one or more unpaired electrons, one or more unpaired electrons। तो अगर कहीं पर आपको वन या वन से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दें किसी पर्टिकुलर स्पीसी में, तो आप कहते हैं दैट स्पीसी इज ए रेडिकल। सो इन दैट सेंस O2 which is positively charged have one unpaired electron, and hence this is a radical. And if this is so, then it can also be named as, this is dioxygen, and because this is a radical, then dot will show the radical and 1 plus। so इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये रेडिकल भी है, इसलिए जो डॉट है ये डॉट रेडिकल के होने को एक्सप्लेन करता है, कंफर्म करता है। ये इसका सिंबल है कि हाँ O2 एक रेडिकल भी है। तो आप O2 के लिए दोनों तरह से नेम कर सकते हैं। आप इसको डाई ऑक्सीजन लिख सकते हैं, आप इसको डाई ऑक्सीजन लिख सकते हैं, या फिर डाई ऑक्सीजन रेडिकल का साइन भी शो कर सकते हैं। सो इन दैट वे हम बात कर सकते हैं किनकी, ऐसे कैटायंस की जहाँ पर कैटायंस कैसे हो, डाई एटॉमिक कैटायंस हो। चलिए एक छोटा सा वैल्यू एडिशन आपके साथ और कर लेते हैं। जब कैटायन की नेमिंग कह ही रहे हैं तो आप कहते हैं अच्छा चलिए कौन कौन से कैटायंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जितने भी हैं उन सब का चार्ज क्या होता है, +1 होता है। तो आप कहेंगे सब हाइड्रोजन क्या है, H+, लिथियम +1, पोटेशियम +1, then rubidium +1, cesium +1, and then francium if formed +1। तो इन सब की आप वैलेंसी याद रख लें, ये आपने पढ़े हुए हैं सब। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ सेकेंड ग्रुप तो Be2+, मैग्नीशियम 2+, राइट, देन कैल्शियम 2+, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एंड देन रेडियम 2+, राइट। सिमिलरली अगर 2+ कैटायंस की बात करें तो और भी कैटायंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको Cu+ लिख सकता हूँ और +2 में आप Cu2+ लिख सकते हो। You can write cadmium 2+, right, zinc 2+। So these are certain ions जिनकी वैलेंसी +2 होती है। कैसे लिखना है वो आपको पता ही है। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। If you are writing Cu+ and if you are writing Cu2+, so what is the difference? कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? यहाँ पर आप आयरन 2+ लिख सकते हैं। +1 वाले कुछ और भी आपने स्पीसीज देखे होंगे, सिल्वर +1 बनाता है, कॉपर +1 बनाता है। एटलीस्ट दीज आर सर्टेन थिंग्स विच यू शुड नो। कॉपर ऑलरेडी आई हैव रिटन। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि कॉपर +1, तो इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका और इसका नेमिंग का तरीका क्या होना चाहिए। दिस इज व्हाट कॉपर। तो अगर आप कहते हैं कॉपर, सो दिस इज कॉपर 1+, दैट इज व्हाट कॉपर 2+। सो दिस इज व्हाट द आईपेक नेम। तो ये इनका आईपेक नेम बनता है। इसका एक नॉन सिस्टमेटिक नेम भी है, वो भी आपको याद रहे तो अच्छा है। इसको आप क्यूपरस भी कह सकते हैं, और अगर हायर वैलेंसी है तो इसको आप क्यूपरिक भी कह सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा क्यूपरस एंड क्यूपरिक। बट अगर आईपेक सिस्टम स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करें तो आपको उसको कॉपर 1+ और कॉपर 2+ लिखना चाहिए। बट इन दिस केस यू कैन राइट इट क्यूपरस एंड क्यूपरिक, एंड दैट इज आल्सो acceptable। this is a non systematic nomenclature। नॉन सिस्टमेटिक मतलब जो आईपेक ने सिस्टम बनाया था उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है जहाँ पर क्यूपरस और क्यूपरिक कहें। सो दिस इज ए नॉन सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ दिस कैटायंस। और अगर सिस्टमेटिक नेमिंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे कॉपर 1+ एंड कॉपर 2+। नॉन सिस्टमेटिक भी आप बुक्स में पढ़ते हैं और ये अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। आईपेक ने इनको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो क्यूपरस और क्यूपरिक आप अभी भी लिख सकते हैं। सो दैट इज़ वन स्पेसिफिक थिंग। तो आई थिंक अभी तक आपने कुछ नया नहीं पढ़ा, सिंपल सी चीज़ें बात कर रहा हूँ आपसे। सिमिलरली आप कह सकते हैं Fe2+ एंड Fe3+। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, Fe2, Fe3, Al3, राइट, Cr3+, ये सब कैटायंस आपने
पढ़े हुए हैं। चलिए कुछ और कैटायंस की बात करते हैं। लेट मी राइट कैटायन लाइक दिस Hg2+। एक आपने लिखा होगा Hg2+, मैं लिख रहा हूँ Hg2+। इसको आप मर्क्यूरिक बोलते हैं, जो नॉन सिस्टमेटिक नेम है, मर्क्यूरिक, राइट। और इसका सिस्टमेटिक नेम आप लिखे लेंगे, वो क्या होगा, Mrc2+। इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा, जल्दी से कोई है तो बता दें। व्हाट इज द सिस्टमेटिक नेम ऑफ दिस आयन, Hg2 आयन का। पिछले काफ़ी देर से जो भी लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस Hg2 का सिस्टमेटिक नेम यहाँ पर बता दें कमेंट बॉक्स में लिखकर। सो दैट इज nobody answered, so let me write it down. This is dimercury, dimercury, dimercury and 2+. That is your systematic IUPAC name. Systematic IUPAC name. So that is a new information for you. So that is a systematic IUPAC name of this particular cation. और अगर नॉन सिस्टमेटिक नेम की बात करें तो you can write it like mercurous, mercurous, right? So this is mercurous, this is non-systematic name. And again I am telling you, systematic and non-systematic both names are acceptable. Systematic name and non-systematic name both are acceptable and accepted names. Right, now the question is, ये तो बहुत ही आसान सी बात हो गई। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। इफ़ आई से, अब आपके लिए बहुत ही आसान है, आप कुछ और कैटायंस के नेम लिख सकते हैं। इफ़ आई राइट S4 2+, what should be the name? If I write Bi5 4+, what should be the name? If I write H3+, what should be the name? If I write I3+, what should be the name? क्या नेम होना चाहिए, तो जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर आप कहेंगे दिस इज, अच्छा एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर कितने एटम्स हैं, यहाँ पर 4 एटम्स हैं सल्फर के। तो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स, मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्स तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, है ना। और नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपके पास एक एटम है तो एक के लिए आप कह सकते हैं मोनो, 2 एटम है तो आप क्या कहेंगे, मोनो के बाद डाई, 3 है तो दिस विल बी ट्राई, 4 है देन दिस विल बी टेट्रा, राइट, 5 देन दिस इज पेंटा, और अगर मैं 6 लिखता हूँ देन दिस इज हेक्सा, फॉर 7 आई कैन राइट हेप्टा, for 8 this is octa, for 9 this is nona. Similarly multiplying prefixes की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं 9 के आगे लिखना चाहूँ तो क्या आप में से कोई मेरी हेल्प करेगा। सो आफ्टर 9 यू विल बी हैविंग 10, सो 10 के लिए प्रीफिक्स आता है डेका, 11 दिस इज अनडेका, 12 दिस इज डोडेका, 13 ट्राइडेका, अब देखिए रिपीट हो जाएगा, 14 इज टेट्राडेका, जैसे यहाँ पर आपने पेंटा लिखा था तो 15 के लिए पेंटाडेका, तो बाकी सब रिपीट होंगे अब, पेंटा देन हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना एंड देन 20। 20 के लिए क्या होना चाहिए, 20 के लिए जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बोलता है, क्या बोलता है, जैसे डेका डेका, सो दिस नॉट डेका डेका, दिस इज आईकॉस से बनेगा आईकॉसा। सो अगर 20 है कहीं पर तो आप इसको आईकोसा कह सकते हैं। सो दैट इज़ वन स्पेसिफिक थिंग। अच्छा अब बात करते हैं कि इसका क्या नेम लिखना चाहिए मुझे, चलिए बताइए। S4 2+, तो यहाँ पर 4 एटम्स हैं सल्फर की, 4 मीन्स दे शुड बी टेट्रा, तो आप लिखेंगे टेट्रा, यू आर सपोज टू राइट दिस टेट्रा, और सल्फर है इसलिए टेट्रा सल्फर, टेट्रा सल्फर। अच्छा कैटायंस के नेम में जो भी एलिमेंट का नेम है वो ही लिखना है। सो दिस इज टेट्रा सल्फर and it has 2 positive charge. Similarly you can write here this is penta, penta क्या लिखेंगे, bismuth, so this is penta bismuth,
एंड दैट इज 4 प्लस चार्ज, पैरेंथेसिस में चार्ज भी लिखना है। दिस इज ट्राई हाइड्रोजन, ट्राई हाइड्रोजन 1 प्लस, और इसका नेम क्या होना चाहिए, दिस इज ट्राई आयोडीन, ट्राई आयोडीन, दिस इज 1 प्लस। तो आपको एलिमेंट का नेम लिखना है, मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स लिखना है, और चार्ज को लिखना है पैरेंथेसिस में। सो इन दैट वे आप कैटायन का नेम लिख सकते हैं। सो दैट इज अगेन ए सिंपल थिंग, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें डिफ़िकल्ट सी चीज़ है। तो वैसे भी हम तो सिंपल चीज़ें पढ़ाते हैं और जो डिफ़िकल्ट है उसको भी सिंपल बना देते हैं। सो मेक इट वेरी मच श्योर कि जो भी आप पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली कुछ तो स्पेशल पढ़ने ही वाला है, और जो स्पेशल पढ़ने वाले हैं उसको भी हम जो टफ चीज़ें हैं उसको भी कोशिश करेंगे आसानी से आप समझ पाएँ। चलिए चलिए एक और कैटायन ले लेते हैं। अच्छा, अभी तक हमने बात की जहाँ पर एक ही तरह के एलिमेंट थे, राइट। अब उनके एटम 1 हो सकते हैं या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा कैटायन हो जो कि पॉली एटॉमिक हो, राइट, और हेट्रो पॉली एटॉमिक हो, दिस व्हाट हेट्रो पॉली एटॉमिक। तो अगर आपके पास हेट्रो पॉली एटॉमिक, हेट्रो पॉली एटॉमिक, हेट्रो पॉली एटॉमिक कैटायन है, तो अब आप इसको कैसे नेम करेंगे, ये ज़रा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, एंड दैट विल बी न्यू थिंग फॉर यू। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि साहब आपके पास एक कैटायन है जिसका नाम है NH2, नाम तो आपको बताना है NH2 प्लस, क्या नेम लिखेंगे। आपके पास एक कैटायन है जिसका नाम है NH4 प्लस, आपके पास एक कैटायन है जिसका नाम है AsH4 प्लस, या फिर एक ऐसा कैटायन है जिसका नाम है H3O प्लस, और एक ऐसा कैटायन है जिसका नाम है H3O2 प्लस। तो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दीज कैटायंस, इन कैटायंस के नेम क्या लिखेंगे। चलिए एक और कैटायन लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा SbF4 प्लस, या फिर मैं कहता हूँ SbCl4 प्लस, या फिर हम कहते हैं PF6 माइनस बनेगा वैसे, सो दैट शुड बी लाइक इफ आई से PF4 प्लस। तो इन कैटायंस के नेम क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट आता है, एंड आई एम 100% श्योर कि यहाँ पर आप कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। सो अगर आप में से किसी को पता है इसका नेम तो ज़रा मुझे गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो ऑब्वियसली जो भी स्टूडेंट अभी 10 पास कर कर आए हैं, या जो बच्चे 11th में हैं, या जो 12th में हैं, या फिर जो 11th पास कर चुके हैं या 12th भी पास कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए भी इन कैटायंस की नेमिंग डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पस क्या था, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू शुड नो एटलीस्ट सर्टेन बेसिक थिंग्स। नाउ दीज आर द बेसिक थिंग्स। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले आएंगे। अगर आप कंपाउंड में कैटायन और एनायन की नेमिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम। सो देयर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उस प्रॉब्लम को अटैक करना ज़रूरी है, जिससे कि वो प्रॉब्लम एड्रेस हो जाए और उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ कैटायंस लिखे हैं। नाउ आई वांट टू नो, इज देयर एनीवन हु कैन आंसर द नेम ऑफ दिस और हु कैन नेम दिस कैटायंस। सो दैट इज वन स्पेसिफिक थिंग जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो चलिए कैसे नेम करेंगे, नो कमेंट, एंड इवन आई कैन नॉट सी कि भाई कौन बच्चा है। तो अगर कोई है तो मुझे ज़रा एक बार हाय हेलो तो कीजिए, जिससे मुझे पता चले कौन है। राइट डाउन योर नेम्स, हूसोएवर इज़ ऑनलाइन, अपना नेम लिख दीजिए सिर्फ, और फिर हम बात करते हैं। तो चलिए ये बात हुई हेट्रो पॉलीएटॉमिक कैटायंस की, और हेट्रो पॉलीएटॉमिक कैटायंस को कैसे नेम किया जाता है, यही मुझे आपको आज नई चीज़ है जो आपको सिखानी है। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के सब्स्टिट्यूशन, दो तरह के नेमिंग हम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास हेट्रो पॉलीएटॉमिक कैटायन अगर है, तो क्या करेंगे आप, हेट्रो पॉलीएटॉमिक कैटायन अगर है तो आप इसको दो तरीके से नेम कर सकते हैं।
there are two ways of naming it. One is the substitutive nomenclature, substitution या substitutive nomenclature, and the other one is additive nomenclature, राइट। तो आपको क्या करना है साहब, कोई भी एक मेथड यूज कर कर आपको इनका नेम करना है। अब कैसे नेम करेंगे, दैट इज समथिंग विच यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड टुडे। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं कि इन कैटायंस का नेम हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर में होता क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि वो किस पेरेंट हाइड्राइड से बना है। तो सपोज टू फाइंड आउट ए पेरेंट हाइड्राइड। नाउ व्हाट आर द पेरेंट हाइड्राइड्स, उसको भी ज़रा समझते हैं। ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, इंफॉर्मेटिव है, नई चीज़ें ध्यान से समझने की कोशिश आप करेंगे। पेरेंट हाइड्राइड की बात अगर करें तो मैं ले लेता हूँ बोरॉन से। तो बोरॉन का हाइड्राइड आप लिखते हैं BH3। इसी ग्रुप में ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका 13th ग्रुप है। तो अगर मैं 13th ग्रुप की बात करूँ तो बोरॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का हाइड्राइड होगा AlS3, गैलियम, then indium, and then you can put this is thallium, TlH3। अब इसको नेम कैसे करेंगे, आईपैक कहता है कि साहब BH3 का, इसको पेरेंट हाइड्राइड मतलब हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट, तो बोरोन का हाइड्राइड है, इसका आईपैक नेम क्या होना चाहिए, इट इज़ बोरेन। ये किससे बना है, एल्यूमिनियम से, तो दिस इज एल्यूमेन, दिस इज गैलेन, this is indigane, and that is your thalane, right। Similarly अगर मैं 14th ग्रुप की बात करूँ, 14th ग्रुप दिस इज कार्बन CH4, दिस इज कार्बन के बाद सिलिकॉन SiH4, जर्मेनियम GeH4, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, एंड देन टिन, एंड देन लेड। अच्छा, यहाँ पर इस ग्रुप में एक और एलिमेंट होता है निहोनियम, लेकिन निहोनियम की स्टडी अभी हमने की नहीं है, उसके कंपाउंड्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो इसलिए उन कंपाउंड्स की बात हम नहीं करते हैं। अच्छा, कार्बन का जो नेम था वो क्या होना चाहिए, चलिए आप बताइए। इट शुड बी कार्बेन, क्योंकि आप देखें तो बोरोन में एन, सभी के नेम में हमने एन लगाया, इसलिए बहुत ही आसान है आपको नेम याद रखना। बोरेन, एल्यूमेन, गैलेन, इंडिगेन, थैलिन, तो सबके नेम में एन आना चाहिए। लेकिन कार्बन के केस में कार्बेन हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि CH4 के लिए ऑलरेडी एक स्टेब्लिश्ड आईपैक नेम है, दैट इज व्हाट, मीथेन। बाकी सब में देखो यहाँ भी एन है, बट कार्बेन हमने आईपैक ने कार्बेन की जगह पर मीथेन को ही प्रेफर किया, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसके लिए मीथेन यूज़ करते हैं, तो उसी को आपने इनऑर्गेनिक में भी रिटेन किया है, मीथेन। जब SiH4 लिखते हैं, दिस इज व्हाट, सिलेन, सिलिकॉन से बना है, दिस इज योर जर्मेनियम से बना है, दिस इज स्टेनम, तो स्टनेन, और प्लम्बम, लेड, प्लम्बम, तो प्लम्बेन। So in that way you can name all these hydrides, राइट। बहुत ही आसान है, सब में एन ही आपको लगाना है। तो अभी मैंने आपसे बात की सिर्फ 13th एंड 14th ग्रुप की। ऐसे ही आप नेक्स्ट जो बचे हुए ग्रुप हैं जो हाइड्राइड बना सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कौन से ग्रुप की, 15th ग्रुप की, तो 15th ग्रुप में कौन से एलिमेंट आता है, दिस इज व्हाट, NH3, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, right, nitrogen, phosphorus, arsenic and antimony, and bismuth, so that is one more thing, bismuth। so if I talk about नाइट्रोजन में नाइट्रोजन से बना है, यहाँ पर आपको इसका नेम याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट नेम है, दिस इज व्हाट, एजेन। फास्फोरस से फॉस्फोरस का नेम लिखें आप, फॉस्फोरस, तो फॉस्फेन,
दिस इज व्हाट आर्सेनिक, आर्सेन, ये एलिमेंट कौन सा है, एंटीमनी, एंटीमनी को आप लैटिन नेम है स्टबनियम, तो दिस इज स्टबेन, बिस्मिथ, बिस bismuthane, bismuthane, right? So this is what bismuthane. So these are the names of all these hydrides. 16th group again important group है. 16th group oxygen. Oxygen का हाइड्राइड क्या होगा, H2O. Sulfur next element H2S. Next element is H2Se. Then next is H2Te. And then next is H2PO. सो इसका नेम क्या है, ऑक्सीजन, इसलिए इसका नेम बनेगा ऑक्सीडेन, दैट इज सल्फर, इसलिए दैट विल बी सल्फेन, सल्फेन, दिस इज सेलेनियम, दिस इज सेलेन, टेल्यूरियम एंड टेलेन, एंड दिस इज पोलेनियम, ये एलिमेंट का नाम है पोलोनियम, सो दिस इज पोलेन। तो इस तरीके से आप 15th और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स के नेम भी इजीली लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। ओके, 17th ग्रुप में यू आर हैविंग फ्लोरीन। सो फ्लोरीन का हाइड्राइड क्या होगा, फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो दिस इज HF, HCl, HBr, HI एंड HAT। सो फ्लोरीन से बना है इसलिए फ्लोरेन, फ्लोरेन, दिस इज व्हाट फ्लोरेन। क्लोरीन से बना है इसलिए क्लोरेन, ब्रोमीन से बना है इसलिए ब्रोमेन, आयोडीन से बना है इसलिए आयोडेन, और एस्टेटीन, दिस इज व्हाट AT, एस्टेटीन से बना है इसलिए एस्टेटेन, दिस व्हाट एस्टेटेन। सो इन दैट वे आप क्या कर सकते हैं, आप इन सारे एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स के नेम बिना कुछ ज़्यादा याद करने की प्रोसेस में जाए बिना इनको आप याद रख सकते हैं, बिकॉज सभी के नेम में आपने एलिमेंट के नेम के साथ ANE ऐड किया है। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है कुछ एलिमेंट्स में कुछ जगह पर, तो वहाँ पर आप ध्यान रख लेंगे। सो दिस आर दी पेरेंट हाइड्राइड्स। तो सबसे पहले अगर आपको सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर करना है तो आपको पेरेंट हाइड्राइड्स के नेम पता होने चाहिए। अब पेरेंट हाइड्राइड से कैटायन कैसे बनेगा वो देखना है, और फिर उसका नेमिंग कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। तो चलिए वो भी देखते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हमने बात की आपका पेरेंट हाइड्राइड क्या है, दैट इज। अब मैं बात कर लेता हूँ पेरेंट हाइड्राइड। मान लीजिए आपने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं NH4+, तो आपको NH4+ का नेम लिखना है। सो NH4+, तो ये किससे बना होगा, जरा इसका नेमिंग देखते हैं कैसे नेम करेंगे। तो किस हाइड्राइड से बना है, ऑब्वियसली ये NH3 से बना है। NH3 का हाइड्राइड का नेम क्या था, एजेन था। तो आपने जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड है उसका नेम लिखा। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड मतलब अमोनिया या एजेन, इसको एजेन कह सकते हैं, या फिर इसको एक नॉन सिस्टमेटिक नेम क्या है इसका, अमोनिया, इसको अमोनिया भी कह सकते हैं। तो आपका अमोनिया या एजेन, राइट। सो एजेन इसका आइपिक नेम है और अमोनिया इसका नॉन सिस्टमेटिक नेम है, बट दोनों एक्सेप्टेबल। तो एजेन को आपने एक प्रोटॉन दिया होगा, कैसे दिया होगा, ये आपके पास NH3 था, एक प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ने जाकर इसके साथ कॉम्बिनेशन किया तो NH4 बन गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं था, हाइड्रोजन पर, इसको आप प्रोटॉन कहते हैं ना, दिस इज व्हाट प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जब ये प्रोटॉन इससे कंबाइन करेगा तो जो फाइनल NH4+ बनेगा उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो ये अमोनिया से बना है, यानी एजेन से बना है। किससे बना है, एजेन से। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, एजेन में अगर प्रोटॉन किसी भी हाइड्राइड में अगर प्रोटॉन ऐड किया है आपने, तो जो आपके पास कैटायन बनेगा उस कैटायन के नाम में आपको क्या करना है, ईएम जोड़ देना है। क्या करना है, ईएम, IUM ऐड कर देना है। तो इसका नेम बनेगा एजेनियम, एजेनियम। सो दैट इज योर एजेनियम आयन, सो सिंपल।
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इट्स नेम इज एजेनियम आयन। एजेन, तो आपने क्या किया, पेरेंट हाइड्राइड का नेम लिखा, क्या था एजेन, ई हटाया और आई यू एम ऐड किया, तो नेम बना एजेनियम। सो दैट इज और एजेनियम आयन। और अमोनिया से बना है तो एक नॉन सिस्टमेटिक नेम भी है, अमोनियम, अमोनियम आयन। सो आपको एजेनियम या अमोनियम आयन इसे कह सकते हैं। सिमिलरली देखते हैं अब दूसरे किसी कैटायन को, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ साहब आपने बनाया PH4 प्लस, तो किससे बना है, ये बना है फॉस्फेन से। किससे बना है, फॉस्फेन। फॉस्फेन से ई हटा दो और IUM लगा दो, तो नेम क्या हो जाएगा, दैट विल बी फॉस्फेनियम, फॉस्फेनियम। अब देखिए यहाँ पर अमोनियम आयन तो आपको ऑलरेडी पता था, बट अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है जेई में या नीट में कि साहब NH4 का आईयूपीएक नेम क्या है और 4 ऑप्शंस में कहीं पर भी अमोनियम लिखा ही नहीं है, एजेनियम लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप आंसर, तो आप छोड़कर आएंगे ना क्वेश्चन को। तो यू शुड नो कि भाई अमोनियम आयन तो है ही है, इसका नेम एजेनियम भी हो सकता है। सो दैट इज़ वन स्पेसिफिक थिंग एंड आई एम टेलिंग यू दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी बेसिक, जो नहीं पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये। तो इस वीडियो को आप ऑब्वियसली अभी तो आप मेरे साथ देख ही रहे हैं, बाद में जब भी आपको टाइम मिलेगा दोबारा से इसको देख लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। सो दैट इज़ योर एजेनियम आयन। ऐसे ही आपने लिखा PH4 प्लस, तो दिस इज़ व्हाट, फॉस्फेन से बना है इसलिए फॉस्फेनियम, फॉस्फेनियम आयन। चलिए कुछ और ऐसे ही कंपाउंड, कुछ और आयन लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कैटायन बनाना है तो HF से कैटायन बनाते हैं, चलिए H2F प्लस, राइट। ऐसे ही आप AsH4 प्लस, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, राइट। कार्बन वाले ग्रुप में कुछ होगा नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले ग्रुप में हो सकता है, दिस इज योर H3O प्लस पॉसिबिलिटी है, एंड दिस इज H4O2 प्लस। इसी तरीके से लेट मी पुट दिस इज H3S प्लस एंड दैट इज योर H4S2 प्लस, राइट। चलिए एक और लिख लेता हूँ मैं यहाँ कहीं पर, बिकॉज एक्चुअली वी नीड सम स्पेस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने अभी HF लिखा है ना, तो अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ H3F 1 एंड देन 2 प्लस, और अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर H4F 3 प्लस, तो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ ऑल दीज आयंस। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं एनी वन ऑफ यू, कोई भी बच्चा है तो आंसर कर दे, क्योंकि ऑनलाइन मुझे 2 लोग तो दिखाई दे ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ऑब्वियसली बात है, पहले आपको देखना है कि पेरेंट हाइड्राइड क्या था। तो पेरेंट हाइड्राइड था हमारा फ्लोरीन वाला, यानी HF यानी फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से बना है और प्रोटॉन ऐड होके बना है। इसमें कितने प्रोटॉन ऐड हुए हैं, HF था मेरा पेरेंट हाइड्राइड, क्या था HF, तो मेरा पेरेंट हाइड्राइड था HF, दैट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो HF में एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एक प्रोटॉन ऐड हुआ है, तो इसको क्या लिखना चाहिए आपको, फ्लोरीन से बना है इसलिए फ्लोरेन, फ्लोरीन। अब क्योंकि कैटायन है इसलिए एन का ई की जगह पर क्या हो जाएगा, आई, और ये हो जाएगा फ्लोरेनियम। सो दिस इज फ्लोरेनियम। अच्छा यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज को पैरेंथेसिस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जब हमने कैटायन के नेम लिखे थे तो वहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज को पैरेंथेसिस में लिखा था, बट यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज को पैरेंथेसिस में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं है ज़रूरत। तो मैं बताऊँगा क्यों इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दैट इज़ वन स्पेसिफिक थिंग। सो आगे आते हैं। सो दिस इज़ फ्लोरेनियम, फ्लोरेनियम। अब यहाँ पर बात कर लें इसका नेम क्या होगा, दिस इज आर्सेनिक, तो आर्सेन, आर्सेनियम,
यहाँ देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वाटर से बना है तो ऑक्सीडेन, इसका नेम क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेनियम, ऑक्सीडेनियम। और इसको आप एक और नेम लिखते हैं ऑक्सेनियम, राइट, ऑक्सीडेनियम और ऑक्सेनियम। कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा हाइड्रोनियम, ये जो हाइड्रोनियम नेम है दैट इज़ रॉन्ग नेम, सो बुक्स में अगर कहीं लिखा है तो इसको आप हटा दीजिए, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप ऑक्सीडेनियम लिख सकते हैं या ऑक्सोनियम लिख सकते हैं, सो ऑक्सोनियम आयन भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर देखिए वाटर था मेरा पेरेंट हाइड्रेट, वाटर में एक हाइड्रोजन बढ़ाया ना हमने, या 2 थे या 3 हो गए, तो आपने लिखा ईएम। यहाँ पर फिर से वाटर है पेरेंट हाइड्राइड, पेरेंट हाइड्राइड में आपने 2 प्रोटॉन ऐड किए हैं, तो अगर पेरेंट हाइड्राइड में 2 प्रोटॉन ऐड किए हैं तो इस केस में इसका नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट हाइड्राइड तो ऑक्सीडेन ही है ना, तो ऑक्सीडेन पूरा लिखेंगे, इस बार ई गायब नहीं करेंगे। और 2 हाइड्रोजन ऐड किए हैं इसलिए यहाँ पर आएगा डाईईएम, डाईईएम, ऑक्सीडेन डाईईएम। अब जैसे ही आपने डाईईएम लिखा इसका मतलब 2 प्रोटॉन ऐड हो चुके हैं और इस पर +2 चार्ज आ चुका है। तो अगर आप यहाँ जो सफिक्स लिख रहे हैं, सफिक्स समझ रहे हैं, जो नेम के एंड में लिखा जाता है, तो जो सफिक्स लिख रहे हैं आप, उस सफिक्स से अपने आप ही चार्ज का पता चल रहा है। इसलिए आपको ऐसे कैटायंस जो कि हेट्रोपॉलीएटॉमिक हो वहाँ पर आपको पैरेंथेसिस में चार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको पैरेंथेसिस में चार्ज लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आपने H4O2+ लिखा है तो ये वाटर से बना है, वाटर इसका पेरेंट हाइड्राइड था, वाटर पेरेंट हाइड्राइड था तो आपका नेम ऑक्सीडेन होना चाहिए। ऑक्सीडेन जैसे देखिए यहाँ पर भी देखिए वाटर पेरेंट हाइड्राइड था, वाटर को आपने एक प्रोटॉन दिया है, वाटर को आपने एक प्रोटॉन और दिया है, तो ये H2O की जगह पर क्या हो गया, H3O+ हो गया है। तो जब ये H3O+ हो गया तो एक प्रोटॉन आया, इसलिए आपने एक बार EM लिखा, 1 टाइम EM। यहाँ पर आपने वाटर के साथ 2 प्रोटॉन ऐड किए हैं, तब यहाँ पर H4O2+ बना, और 2 प्रोटॉन ऐड करने से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी आया। क्योंकि 2 प्रोटॉन ऐड किए इसलिए आप इसको लिखेंगे ऑक्सीजन डाईईएम, डाईईएम, डाईईएम मतलब 2 प्रोटॉन्स, और EM मीन्स एक ही प्रोटॉन। ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए ये H3F है, तो इसका पेरेंट हाइड्राइड क्या होगा, HF होगा। HF में आपने कितने प्रोटॉन ऐड किए, 2 प्रोटॉन ऐड किए तभी आया है, तो इसका नेम भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी फ्लोरेन। तो फ्लोरेन तो हो ही गया, लेकिन 2 प्रोटॉन ऐड किए इसलिए फ्लोरेन डाईईएम, फ्लोरेन डाईईएम, राइट। इस बार ई भी माइनस नहीं करेंगे, ई को देखिए यहाँ पर क्या किया था हमने, आर्सेन का जो ई था, AN के बाद ई आना था, उस ई को हटा दिया था। तो अगर ये EM है तो ई हटाएंगे, लेकिन अगर डाई है, डाईईएम है तो ई को रिटेन करेंगे। अब यहाँ देखिए इसका भी पेरेंट हाइड्राइड HF ही है, HF से ही ये बना है। कैसे बना है, HF में यहाँ एक प्रोटॉन दिखाई दे रहा था, आपने यहाँ पर 3 प्रोटॉन ऐड किए, तो 3 प्रोटॉन ऐड किए हैं तो इसका नेम क्या हो जाना चाहिए, दिस शुड बी फ्लोरेन, फ्लोरेन, और 3 प्रोटॉन ऐड किए इसलिए ट्राईईएम, ट्राईईएम, फ्लोरेन, फ्लोरेन ट्राईईएम। तो अब यहाँ पर चार्ज लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो जितना चार्ज है, अगर 3 यूनिट चार्ज है तो ट्राईईएम आया है, 2 यूनिट चार्ज है तो डाईईएम आया है, 1 यूनिट चार्ज है तो सिर्फ EM आया है। इसीलिए जब भी आप किसी ऐसे कैटायन की नेमिंग करें जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया हो, और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से, वो कैटायन ड्राइव हो रहा हो कहाँ से, पेरेंट हाइड्राइड से, किसी पेरेंट हाइड्राइड से वो कैटायन बना हो, और वो कैटायन बनने के लिए पेरेंट हाइड्राइड ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। जैसे यहाँ पर H2F हमने लिखा, तो इसका भी पेरेंट हाइड्राइड क्या है, इसका भी पेरेंट हाइड्राइड HF ही है, क्योंकि HF से ही ये बना है। तो इसका पेरेंट हाइड्राइड भी मेरा, सॉरी शायद वहाँ लिखना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर इसका पेरेंट हाइड्राइड HF है, HF से ही बना है। कैसे बना है, HF जो था, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, उसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो H2F, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए H2F+ हो गया, और अगर ये H2F+ हो गया तो इसका नेम क्या हो गया, एक बार EM लगाएंगे, फ्लोरेनियम, फ्लोरेनियम। यहाँ पर ये कैसे बना, इसने HF ने 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट किए तो फ्लोरेन डाईईएम। यहाँ पर क्या हुआ है, इस HF ने 3 प्रोटॉन एक्सेप्ट किए तो फ्लोरेन ट्राईईएम।
तो देखिए यहाँ पर 1 यूनिट चार्ज था तो 1 EM आया, 2 यूनिट चार्ज है डाई EM आया, 3 यूनिट चार्ज है ट्राई EM आया। इसलिए हेट्रोपॉलीएटॉमिक कैटायंस की बात अगर करेंगे तो हेट्रोपॉलीएटॉमिक कैटायंस में आपको कहीं पर भी पैरेंथेसिस में चार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम दूसरे केसेस में करते थे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कैल्शियम का नेम लिखना है तो आप ये कहते थे साहब कि कैल्शियम 2+, तो आप कैल्शियम लिखेंगे और साथ में ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में 2+ भी लिखेंगे, जो कि इस आयन के ऊपर चार्ज है। बट अगर आपके पास एक ऐसा कैटायन है जो कि किसी हाइड्राइड से ड्राइव हुआ है, वहाँ पर आपको पैरेंथेसिस में चार्ज लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो रह गए उनके नेम आप लिख लेंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल छोड़ देता हूँ, बाकी बात हम एक्चुअली इसका सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर मैंने बताया है और इसका अभी एडिटिव नोमेनक्लेचर रह गया है जो कि हम डिस्कस करेंगे कल। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूँ। आपने लिखा H2O, तो लिख ही चुके थे आप, तो लिख देते हैं H3S प्लस H4S प्लस, इसी तरह से H2SC 2+, यहाँ भी 2+ हो जाना चाहिए, राइट। आप लिख सकते हैं H2Cl प्लस H3Cl 2+। तो इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होना चाहिए वो हमें पता होना जरूरी है। H4Br प्लस 3+, H4I 3+, राइट। इसी तरह से आप लिख सकते हो H4 एंड दिस इज योर Te2+, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, लाइक दैट। तो इन सभी के नेम आप लिखेंगे और सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर से लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही कर छोड़ते हैं और बाकी हम लोग बात करेंगे कल। कल हम लोग कैटायंस की ही नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे दूसरे सिस्टम से। पहला सिस्टम मैंने आपसे डिस्कस किया है, दिस इज़ व्हाट सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर, जहाँ पर आपने जो भी कैटायन था, अभी कैटायन में एक और पोर्शन रहता है क्योंकि कैटायन आप सिर्फ इस तरीके से नहीं बनाते। मैंने एक और कैटायन लिखा था दैट वाज, आपको याद हो तो NH2+, तो आपने NH4+ तो पढ़ लिया, लेकिन NH2+ की नेमिंग अभी हमें करनी है, BH2+ की नेमिंग अभी हमें करनी है। तो इनकी भी सब्स्टिट्यूट नोमेनक्लेचर के हिसाब से नेमिंग हो सकती है, जो कि हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ें आपको आसान लगी होंगी। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, बट नई चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। नॉर्मली आई डोंट थिंक कि कोई भी टीचर कहीं भी किसी भी लेवल पर ये सब चीज़ें आपको पढ़ा रहा होगा। इवन the teachers who are teaching at Kota, I am 100% sure they are also not teaching all those things. So that is something which I am teaching you and I hope that will definitely। अब आप कहेंगे सर कि कोटा वाले टीचर्स भी अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको। 2004 में IIT ने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पर था। अब 11th क्लास में अगर आप हैं या 12th में है, 12th पास कर चुके हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि ये लाइव है तो ऑब्वियसली लाइव ही जाएगी।